हेलो एंड वेलकम टू। आज हम लोग कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी को भी जानेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 अंकी धनात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी है। जैसे हम सभी सारे पढ़ते आते हैं नंबर सिस्टम में कि एक अंक कितनी संख्याएं हैं, या 2 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, 3 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, 4 डिजिट की कितनी संख्याएं हैं। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकी धनात्मक पूर्णांकों की संख्या क्या है। हमें सभी को पता है कि एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमसे यह पूछा होता कि एक अंक की धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है, तो यहां पे कितनी है भैया, 9। कितनी संख्याएं हैं, 9। बट हमें क्या बताना है कि 4 अंकों की धनात्मक पूर्णांकों की संख्या। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी है। तो हमें पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 10 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, बोलेंगे 99। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या आएगा, बोलेंगे नेक्स्ट आएगा 11, फिर आएगा 12। इसी तरह से हमारे पास क्या मिलेगा, अंतिम जो संख्या मिलेगी वो होगी 99। ठीक है, हम सभी ने समांतर श्रेणी पढ़ी है कि बीच का अगर अंतर समान है, बीच का यदि अंतर समान है, जिसको हम बोलते हैं सार्वांतर यानी डी समान है, तो वो श्रेणी किसमें आएगी, समांतर श्रेणी में। तो बोलेंगे टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये काय का फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में आए हुए सभी अंक की संख्या। तो ये जो टी एन होता है, ये होता है हमारे पास अंतिम संख्या। तो टी एन क्या है, अंतिम संख्या है, बोलेंगे 99। ए क्या है, ए यानी प्रथम संख्या क्या है हमारे पास, 10। एन हमें निकालनी है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की संख्या, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहां पर एन से। ठीक है, और ये डी क्या है हमारे पास, तो बोलेंगे सार्वांतर, 2 कंजिक्यूटिव संख्या का अंतर किसी भी समांतर श्रेणी में, उसको बोलते हैं सार्वांतर यानी डी। तो डी कितना है, बोलेंगे 1। ठीक है, 10 को इस साइड लेके आएंगे तो 99 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 89 इक्वल n माइनस 1। ठीक है, 1 इस साइड लेके आएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। क्या आ जाएगी, 90। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि यहां हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, बट अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो हमें केवल ये देखना है कि क्वेश्चन आया कैसे ये, और सॉल्यूशन इसका कैसे हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 10 से लेकर 99 तक की जो श्रेणी बन रही है, वो क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में अगर n पदों की संख्या निकालनी है, यानी कितने प्लेसेस इस पर आए हैं, तो उसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अंतिम संख्या है उसको हम tn से डिनोट करते हैं, और जो प्रथम संख्या है उसको a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, 90 कि 10 से लेके, यानी अगर हम ऐसे बात करें कि 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या है, तो बोलेंगे 10 से लेके 99 इंक्लूडिंग 10 और 99, वो 90 संख्याएं हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो जब हमारे पास ये दिया था कि 2 अंक की डिजिट, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 9 गुणे 10 की घात 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा होता 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या में हम कहते हैं कि सबसे छोटी जो संख्या है वो है 1000, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, सॉरी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, बोलेंगे 999। ठीक है, जब हमने 2 अंकों की संख्या निकाली थी तो आया था 9 इंटू 10 टू पावर 1। अगर 3 अंकों की संख्या निकालेंगे तो आएगा 9 इंटू 10 टू की पावर 2। अगर हमें 4 अंकों की संख्या निकालनी है तो आएगा 9 इंटू 10 की घात 3। अगर हमें 5 अंकों की संख्या निकालनी है तो आएगा 9 गुणे 10 की घात
4। इसी तरह से हमारा क्रम चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 अंकीय धनात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो 4 अंक की पूछे तो विदाउट हेजिटेशन लगा देंगे कि 9 गुणे 10 की घात 3। अगर निकालना भी है तो इस तरह से हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं, जो कि क्या है हमारे पास समांतर श्रेणी। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहां पर दिया है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं हैं। तो अगर 100 अंक की पूछा है तो हम क्या कर देंगे 9 इंटू 10 टू की पावर 99। ठीक है, 10 की पूछे, 1 अंक की पूछे तो हम कह देंगे ठीक है हमारे पास 9 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू की पावर 0 है। ठीक है, अगर 2 अंक की पूछे तो 9 गुणे 10 की घात 1। 3 अंक की पूछे तो 9 गुणे 10 की घात 2। 10 अंक की पूछे तो 9 गुणे 10 की घात 9। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू की पावर 99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। किसी 2 अंक की संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलकर बनी संख्या का अंतर सदैव किससे विभाज्य होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है ए बी। ठीक है, तो इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं 10a2, क्योंकि ये ए क्या है दहाई का अंक है, और प्लस का बी। अगर इस संख्या को बदल दिया जाए तो संख्या बन जाएगी बी ए। ठीक है, यहां बी इंटू नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास ये एक संख्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं 10b प्लस का ए। जब आप दोनों का अंतर करोगे तो क्या मिलेगा 10a प्लस बी। इसको इससे जब घटाएंगे तो ये मिलेगा -10b और माइनस का ए। जब इसको इससे घटाओगे तो कितना आएगा 9a, और यहां पर कितना आएगा -9b। ठीक है, कॉमन आ गया 9 और a माइनस बी बचेगा। तो अगर 9 इस संख्या का फैक्टर है जो कि हमारा अंतर है इन दोनों संख्याओं का अंतर आया 9 इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो हमें पता है अंतर में अगर 9 फैक्टर है तो जाहिर सी बात है वो a माइनस बी के उन संख्या की जो डिजिट है उनके अंतर से भी भाज्य होगी, और किससे भाज्य होगी 9 से भी भाज्य होगी। अब मान लो क्वेश्चन में ये आया होता कि वह कौन सी संख्या 3 अंकों की जो संख्या है अगर दहाई के और सैकड़ा का अंक बदल दिया जाए तो वो संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी, बोलेंगे 99 से डिवाइड होगी। तो इसको भी बोल सकते हैं कि हाँ ये 9 से भी, अगर 99 से डिवाइड है तो यानी वो 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है। a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 65 है, तो a तथा b का अंतर क्या होगा। यहां पर क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस ए बी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं ए बी बराबर 65। ठीक है, अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ रहे थे तो वहां बहुत ही जल्दी हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकते थे। अगर हमें यह पता चल जाए कि यहां पर अगर 2 संख्याएं होती, मान लो यहां पर 2 संख्याएं होती केवल, और दोनों का फैक्टर मल्टीपल दिया होता, मान लो m इंटू एन दिया होता, मान लो m इंटू एन दिया होता, तब हम यहां पर अगर पॉसिबिलिटी की बात करते तो हम कहते अच्छा m हो सकता है 65 और n 1 हो सकता है। ठीक है, n 1 हो सकता है। अगर m 13 है तो ये कितना हो सकता है 5 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाती। ठीक है, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करना है तो यहां अगर हम किन्हीं भी 2 टर्म्स को जो जिसमें भी कॉमन आ रहा है, जैसे ये या फिर ये ले लें, या ये फिर और ये ले लें। ठीक है, तो अगर इस और इस टर्म को लोगे तो यहां से a कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उठाएंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, तो बोलेंगे b कॉमन मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a
अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, b बचेगा, और यहाँ कितना है b, और इक्वल कितना दिया है 65। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे कोई टर्म हो और यहाँ पे टर्म हो, उसमें से 1 प्लस b कॉमन अगर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पर एक घटा दो, सॉरी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, b प्लस 1, और बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस 1, बराबर में कितना हो जाएगा 66। क्लियर है यहां तक। अब हमें पता है कि यहाँ पर a और b का अंतर पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक संख्या 11 हो सकती है और एक संख्या क्या हो सकती है, तो हमारे पास 6 हो सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ पर 22 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये 66 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। बट हमारे पास एक कंडीशन दी है जिसमें ये कहा है कि a और b दोनों क्या है, 15 से छोटे हैं, ठीक है, या बराबर है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है, ना ही ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है, बोलेंगे ये 11 हो सकता है और ये 6 हो सकता है, जो कि हमारे पास क्या है, a और b इज ग्रेटर देन और लेस देन 15। अगर b प्लस 1 बराबर 11 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 10 हो जाएगी। a प्लस 1 अगर 6 है तो a की वैल्यू कितनी वो हो जाएगी, तो बोलेंगे a की वैल्यू 5, और दोनों का अंतर अगर निकालना है तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, बोलेंगे सी है। इस तरह के कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाए, तो अगर हम कहें कि बताओ, हम कहें अगर a प्लस बी प्लस ए बी बराबर दिया है, कुछ भी मान लो यहाँ पे 23 दिया है, तो आप कैसे भी करके इसका a और b फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो बोलेंगे फैक्टराइजेशन करके। इस तरह की संख्या का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। तो पहला क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें बेशक पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या सिर्फ शांत होता है, ठीक है, नहीं, इसमें दो कंडीशन बनती है रेशनल नंबर की। वो क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे, जहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और जो डेनोमिनेटर होता है यानी क्यू होता है वो 0 ना हो, ठीक है। या फिर अगर वो संख्या डेसिमल फॉर्म में है तो डेसिमल में कैसी होनी चाहिए, या तो वो टर्मिनेटेड हो, ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेट कर रहा हो, ठीक है, या अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो डेसिमल के बाद वो संख्या अपने आप को क्या करेगी, रेकरिंग करेगी, ठीक है, अपने आप को दोहराएगी, बार बार आएगी। तो ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ए नहीं हो सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है, परिमेय संख्याओं का भी अशांत होता है, लेकिन अशांत कैसा, तो बोलेंगे जो रिपीट कर रहा है वो परमेय, जो रिपीट नहीं कर रहा है वो अपरमेय, इसलिए इसका आंसर सी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चौथा डी ऑप्शन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, किसका, इरेशनल, इसमें ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं को अगर हम गुणा कर दे, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, इसी तरह से कहां तक है, तो बोलेंगे 100 तक, ठीक है, 100 तक है, सारी संख्या अभाज्य। अगर उनको गुणा कर दिया जाए तो इकाई के अंक पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हमारी अर्थमेटिक जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें कहा जाता है
कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है या लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक संख्या बन जाएगी अगर उन प्राइम नंबर के गुणनखंड में एक बार 5 2 की घात 1 और एक बार 5 की घात 1 आ जाएगा, तो ये संख्या हमेशा ही यूनिट डिजिट पर क्या देगी, 1 देगी, ठीक है, 1 देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 तक की सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, 5 मिलेगा। लेकिन ये होगा क्यों, कैसे, कि अगर आप यहां पे सारी की सारी विषम संख्याओं का गुणा करोगे तो विषम संख्या में 2 नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा और वहां 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा ही 5 देगा, क्योंकि 0 जब आएगा जब एक बार या एक घात 2 की हो, कम से कम 1 और कम से कम 1 घात 5 की हो, तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 0 यूनिट डिजिट पर मिलेगी। बट यहां हमें 5 तो बहुत सारे आएंगे विषम संख्याओं में, लेकिन 2 नहीं आएगा, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल का इकाई का, ठीक है, ये भी 5 ही होगा, अभी पहले का क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 36 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। यहां पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, और उनका योग है 36, ठीक है, उनका योग कितना है, 36 है, ठीक है, 36 है। तो यहां कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी या क्या हो सकती है, ठीक है। जब हम दो विषम संख्याओं को ऐड करें, ठीक है, दो विषम संख्याओं को ऐड करें तो हमेशा ही क्या आएगा, सम संख्या आएगी, सम संख्या हमारे पास आएगी, ठीक है। जब कभी भी आप दो विषम संख्याओं का योग करोगे, कोई भी हो, चाहे 3 5 ले लो, ठीक है, 3 5 क्या देंगी, 8, 11 13 ले लो, 11 13 क्या करेंगी, 24, हमेशा ही कैसी संख्या देंगे, बोलेंगे सम संख्या देगी। दो विषम संख्याओं को ऐड करने पर सम संख्या हमें प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे तो विषम संख्याएं हैं, क्या है, विषम संख्याएं। अगर यहाँ कोई मान लो विषम संख्या यहाँ 17 रही होती, ठीक है, और यहाँ पर 19 रही होती, तो कितना मिलता हमारे पास, कितना मिलता, बोलेंगे 36, ठीक है, 36। लेकिन हमारे पास एक संख्या और है जो कि क्या है, x है। तो इसका मतलब है कि अगर ये तीनों विषम संख्याएं हो जाए या तीनों जो है ऑड नंबर हो जाए, तो क्या हमें सम संख्याएं देगा, 3 में, ठीक है, 2 में तो सम दे रहा है लेकिन 3 में नहीं देगा। तो ये तीसरी संख्या क्या रही होगी, इसके बारे में हम समझ लेते हैं एक बार। ये तीसरी संख्या क्या रही होगी, तो तीसरी संख्या बोलेंगे सम रही होगी। कैसी रही होगी, सम रही होगी। तो अगर ये सम रही है तो इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या केवल एक ही सम संख्या है और वो है हमारे पास 2, ठीक है। अगर ये 2 रही है तो जो y प्लस जेड होगा वो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 34 बचेगा, ठीक है, 34 बचेगा। अगर इसमें 23 ले लोगे, इसमें 23 ले लोगे तो बची क्या है संख्या, बोलेंगे 11 बची है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, यस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना
कि दो विषम संख्याएं हमेशा ही सम संख्या देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या दी है, तो जो दो संख्या है वो तो सम दे देंगी, लेकिन तीसरी संख्या, क्योंकि अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा ही विषम आएगा, ठीक है। इसलिए एक कम से कम एक संख्या का सम होना यहाँ पे जरूरी है। अगर सम उन तीनों का योग 36 है तो हमें पता है कि उनमें से एक संख्या हमारे पास सम है, जो कि क्या है, अकेली 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x तथा y प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जो कि क्या है हमारे पास प्राकृतिक है, तथा x प्लस y है 207, तो -1 की घात x प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 की घात y दिया है। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा है कि अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का सम है विषम, तो उनमें से एक संख्या का सम होना और एक संख्या का विषम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये संख्या है इसको सम मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों सम नहीं हो, अगर दोनों सम होती तो ये सम संख्या आती, ठीक है, दोनों विषम होती तो ये सम संख्या आती, ठीक है। तो ये केस किसमें बनेगा, तो बोलेंगे कि एक संख्या सम और एक संख्या विषम को ऐड करें तो हमारे पास विषम संख्या ही मिलेगी। तो बोलेंगे ये सम संख्या है और ये क्या है हमारे पास y, बोलेंगे विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। तो -1 की घात अगर सम है, ठीक है, और उसमें जोड़ा गया है -1 की घात विषम, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, तो बोलेंगे ये तो 1 आ जाएगा और ये -1 आएगा, तो प्लस माइनस -1, तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या है ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर दो संख्याओं का योग विषम है तो उसमें एक संख्या सम और एक संख्या विषम रही होगी, इसलिए उनका योग क्या है, विषम है। अगर सम होता है योग तो दोनों सम होते, ठीक है, या फिर दोनों विषम होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, 18 की घात 2 तथा 19 की घात 2 के बीच कितनी संख्याएं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 37। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में जो संख्या है वो कितनी है, 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 200 टॉफियां हैं, बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास 12 टॉफी है और हमें व्यक्तियों की संख्या, बच्चों की संख्या नहीं दी है और हमें ये बताया कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे अगर एक स्टूडेंट हुआ तो हम उसको एक टॉफी 12 टॉफी दे देंगे, ठीक है। अगर 2 हुए तो उनको 6 टॉफी दे देंगे, अगर 3 हुए तो उनको कितनी टॉफी देंगे, एक को 4 दे देंगे, ठीक है, 4 दे देंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो वास्तव में नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, कि कितनी ऐसी संख्या है जो 200 को भाग कर सके, कितनी ऐसी संख्या है जो 200 को भाग कर सके। तो हम कहेंगे कि इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 25 अट्ठे 200, तो बोलेंगे 25 अट्ठे 200, ये क्या बनेगा, बोलेंगे 2 की घात 3 बना, और ये क्या बना, बोलेंगे 5 की घात 2 बना। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि घात में एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब थ्योरी क्लास चलती है तो हम ये बताते हैं कि ये एक क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। 3 1 4, 2 1 3, तो कितना आ गया, 4 तिया 12, कितना आ गया, 4 तिया 12 ऐसे तरीके हैं जिसमें हम उस कक्षा में 200 टॉफियों को बांट सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2520 के कुल गुणनखंडों की संख्या, दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारे पास फैक्टर, ठीक है, एक होता है डिवाइजर, दोनों में बड़ा अच्छा अंतर है, ठीक है। जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ाते हैं तो वहां पर ये बताते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है।
तो यहाँ पर फैक्टर पूछा है। फैक्टर का मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 2520 को पूर्णतः भाज्य कर सके, ठीक है। और 2520 अपने आप में एक बहुत अच्छा यूनिक नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः भाज्य है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का ये क्या है? एलसीएम है, लासा है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेगा? 2 की घात 3, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि ये संख्या 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से भाज्य है। अगर 1 से लेके सभी 10 तक की संख्याओं से भाज्य है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। तो उसमें एक संख्या आ सकती है 2 की घात 3, ठीक है, इंटू 3 की घात कितनी आएगी? तो बोलेंगे तो 3 की घात 2 आएगा, 9 आएगा जो कि, ठीक है। 4 की घात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। 5 की घात बोलेंगे 1 आएगा, ठीक है। 6 की घात ऑलरेडी लिख चुके हैं। 7 की घात हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसलिए वही संख्याएं रखी हैं जो कि क्या है? अभाज्य है। क्लियर है? तो घात में कितना है? 3 है। 3 कितना हुआ? 4। घात में कितना है? 2 है। तो कितना हो गया? 3। पावर में कितनी है? 1 है। ऐड करेंगे कितना है? 2। पावर में कितना है? 1, तो 1 ऐड करेंगे 2। 4 तिया 12, दूनी 24, दूनी 48, यानी 48 ऐसी संख्या है जो 2520 को पूर्णतः भाज्य कर सके। नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय हम पावर में एक एक ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? ये हम आपको थ्योरी की क्लास में बताते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या ये है तो 72 से भाज्य है, तो 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये संख्या 72 से भाज्य है तो इसका मतलब है कि ये संख्या 9 से भी भाज्य होगी और 8 से भी भाज्य होगी। सभी ने भाज्यता के नियम पढ़े हैं। तो भाज्यता के नियम में क्या है कि अगर संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वो किससे भाज्य होगी? बोलेंगे 9 से भाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अंकों का योग करोगे तो कितना? ये 9 हट जाएगा, ठीक है। 8 6 14, 14 3 17, 17 और 8 कितना होता है? 17 8 25 और 3 28, ठीक है। अगर ये 28 है तो हमें पता है कि इससे हम x + y की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 9 है, कट रहा है पूरी तरह से। 7 3 10 8 18, 9 ये कट रहा है, और यहाँ पर 6 3 9 ये कट रहा है, और यहां से इसको एक और देना पड़ेगा तभी तो 9 कटेगा, ठीक है। यानी एक ये हो गया, और x और प्लस वाई, x + y कितना होना चाहिए? बोलेंगे 7 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो देगा हमें, तभी तो 8 कितना था? यहाँ पे 1 था। दोबारा कर लेते हैं। ये 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 7 3 10 8 18 हट गया, और यहाँ पर 8x + y। अगर इन तीनों का योग करेंगे तो किससे कटनी चाहिए संख्या? तो हम यहाँ पर 9 से कटनी चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। x + y + 8, ये संख्या 9 से भाज्य, तो हम मान ले रहे हैं कि इसको 9 से भाज्य हमने कर लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पॉसिबल वैल्यू x और y की कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर y निकाल भी सकता है। y कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है तो संख्या भी किससे भाज्य होगी? 8 से भाज्य होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 8 नमा 72, 72 और ये कितना बचेगा यहाँ पे? 6। तो यहाँ पर 4 होगा। y की वैल्यू भी हमने 4 रख दी, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 8 4 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलेंगे 6 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप रखोगे तो 6 छक्के 36 और प्लस 7 चौको 28, ठीक है, जो कि कितना देंगे हमें? 64 देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से भाज्य है?
81 से, ठीक है। तो हमें पता है कि 81 9 से भाग, ये भी 9 से भाग, ठीक है। यानी वो संख्या रही होगी जो 9 से भाज्य है, ठीक है। ये क्या 9 से भाज्य है, तो बोलेंगे 7 2 9, ये 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है। ये भाज्य है, नहीं है, ठीक है। ये भाज्य है तो बोलेंगे 7 4 7 7 14 4 18 19, ये भी 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है। 7 6 13 14 और 2 7 6 13 14 और 2 16, ये भी संख्या 9 से भाज्य नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 7 2 9 2 11 1 12, 9 से 9 कटा, 7 बचा, 7 7 14 4 18 19, 7 6 13 और 3 16, ठीक है। इनमें से कोई भी संख्या नहीं है जो 81 से भाज्य हो। अगर संख्या 9 से ही भाज्य नहीं होगी तो 81 से कैसे हो जाएगी, ठीक है। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 12 तथा 15 से भाज्य हो, ठीक है। 10 12 ये 4 अंकों की संख्या हमारे पास दी है, ठीक है। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको 4 अंक तक पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज, डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ा है तो हमें पता है ये 5 से कट रहा है, ये संख्या 6 कितने से कट रही है, 4 से 3 से कट रही है, ये संख्या कितने कट रही है, 5 से 3 से कट रही है, ठीक है। तो यहाँ जो भी संख्या होगी वो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, ठीक है। 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ये संख्या 5 से कट रही है, 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, ठीक है, ये हो सकती है। ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, ये संख्या बोलेंगे 3 से कट रही है, बिल्कुल, ठीक है। ये संख्या 9 8 17, 17 और 4 21, ये भी कट रही है, ये हो सकती है, ठीक है। 9 से 9 कटा, ये तो संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये 5 से नहीं कट रही है, ना ही 2 से कट रही है। अब हमारे पास क्या दो संख्याएं बची हैं, ठीक है। एक तो 99 60 बची है, एक तो 98 40 बची है, ठीक है। ये संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। ये संख्या 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। तो बड़ी संख्या क्या है, 99 60, ठीक है। हमें तो बड़ी संख्या देखनी थी, ठीक है, 3 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 21 36 तथा 42 से पूर्णतः भाज्य हो। यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो भी संख्या होगी वो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। वो संख्या 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, ठीक है। और वो संख्या जो 42 से कटेगी, अगर 42 से कटे इसका मतलब 7 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो क्या क्या यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई संख्या 9 से, हमने 9 का देख लिया, ठीक है। अगर 9 से कट रही है तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या 3 से भी कट रही होगी, ठीक है। चलो 8 2 10 8 18, ठीक है, ये संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है, बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 9 9 9 तो कट रहा है, लेकिन ये 8 3 11 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 8, ये हो गया 8 7 15, ये भी संख्या नहीं है, ठीक है। 8 8 16 6 22, ये भी संख्या नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बताया 8820, ठीक है, 8820। चलिए इस इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं है, ना ही एलसीएम लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है जो 42 से भाग हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 7 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, ठीक है। अगर वो 36 से भाग है, इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 430 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 11 दोनों से भाज्य, ठीक है, दोनों से। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं कि एक यहाँ श्रेणी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। लेकिन एपी से नहीं करना, हम क्या करेंगे कि पहली संख्या 55 मिलेगी, ठीक है। पहली संख्या क्या मिलेगी 55, डायरेक्ट 55 में भाग कर दो इसका, ठीक है, भाग कर दो 430 में। तो ये कितनी बार कितने टाइम जाएगा, 7 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 3 और 38, ठीक है, 38। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी संख्या हमारे पास 7, बस इतना करना है इसमें, ठीक है। कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछना है
तो क्या करोगे, डायरेक्ट ये पता कर लोगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 55 से भाग है। तो हमें पता है कि हर एक 55 के अंतराल में एक संख्या मिलेगी। तो क्या आप ये नहीं निकाल पाओगे 430 में कितने ऐसे अंतराल मिलेंगे? तो हमें मिलेंगे 7। तो 7 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 55 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। सुपर टेट में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संख्या का 2/3 भाग, नंबर सिस्टम अगर किसी ने पढ़ा हो ना तो बड़े जल्दी लगाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम भिन्न पढ़ते हैं तो हम उनका भिन्न का जो भी ऑपरेशन होता है, फंक्शन होता है, वो हमें पता रहता है। अगर 2/3 भाग कहाँ पे है, सतह के ऊपर, कितना है, 2/3 भाग सतह के ऊपर है, तो अंदर कितना है, तो बोलेंगे 1/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग अगर सतह के ऊपर है तो अंदर कितना बचा, 1/3। ठीक है, 1/3, और 1/3 कितना है, 12 मीटर भाग सतह के नीचे है। सतह के नीचे 12 मीटर है, वास्तव में कितना है, 1/3। तो 1/3 बराबर ये हो गया, तो कितना होगा, पेड़ की जो लेंथ होगी वो होगी 36 मीटर। पेड़ की लेंथ क्या होगी, 36 मीटर। अगर आपसे ये पूछा होता कि जमीन के ऊपर कितना है, तो अगर 1/3 12 है तो 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी का 3/4 भाग तय कर चुका है और उसे अभी भी 25 किलोमीटर और चलना है, तो कुल दूरी क्या है? अच्छा, हमें पता है कि अगर यहां से यहां तक की दूरी 3/4, ये पूरी दूरी है यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है वो 1/4 रही होगी। ठीक है, तभी तो जोड़ने के बाद हमें 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए 25 किलोमीटर और चलना है, 25 किलोमीटर चलना है यानी कितना, 1/4 चलना है, और 1/4 अगर 25 है तो एक भाग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो वो थ्योरी में ये सारे के सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, तो चलिए यहां समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।